अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14 में आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लेक्चर नंबर 14। याद रहे ये दो अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। डेरिवेशन ऑफ रेडियस अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और डेरिवेशन ऑफ एनर्जी अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये दोनों कंबाइन नहीं आएंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी चुके हैं। इनमें ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ही हैं और उन्हीं पे आपने फोकस करना है। तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी, सबसे पहले हम डिराइव करेंगे रेडियस कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, पहले ऑर्बिट में है, दूसरे में है, तीसरे में है या nth ऑर्बिट में है, हमें नहीं पता किस ऑर्बिट में मौजूद है, हमने उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव एन एटम, उसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। कोई भी एटम है फॉर एग्जांपल हमारे पास, उसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज़ रिवॉल्व करती है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज़ रिवॉल्व करती है, इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हमारा पहला जो फोकस है वो होगा, ये फासला हमने फाइंड आउट करना है जिसे आप कहते हो रेडियस। कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक के फासले को आप कहते हो रेडियस। तो एटम चूँकि स्फेरिकल होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिट तक का फासला जो है वो होगा रेडियस। हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। बेटे कंसीडर कर लो जो न्यूक्लियस आपने यहाँ पे लिया है इसके ऊपर चार्ज है Ze पॉजिटिव। जी क्या है जी इज़ प्रोटॉन नंबर, जितने प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस में। ई जो है, ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई चार्ज है। ई के ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, कि टोटल प्रोटॉन जितने प्रोटॉन है साथ उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस पे चार्ज आ गया Ze पॉजिटिव। अब कंसीडर कर लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन का मैस m है, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है वो वेलोसिटी v है। और अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, E नेगेटिव। यहां पे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो पहली चीज होगी वो होगी इनके दरमियान फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं जो इनके दरमियान एक्ट कर रही हैं। आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। ये फोर्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ये फोर्स किसके इक्वल है समझने। इस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब लॉ की मदद से। कूलम्ब लॉ क्या है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं के, ये फॉर्मूला किसके, कूलम्ब लॉ का है। सेकंड ईयर फिजिक्स पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे कूलम्ब लॉ का। तो कूलम्ब लॉ बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान, ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्ब लॉ जो है वो यूज करते हैं। चार्जेस कौन कौन से, Q1 Ze पॉजिटिव, Q1 को क्या कह लो, Ze पॉजिटिव कह लो। Q2 क्या है आपके पास, Q2 है E नेगेटिव, Q2 क्या है, E नेगेटिव ओवर रेडियस आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की ऐसे ही, Q1 Ze पॉजिटिव, Q2 E नेगेटिव, आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको कंबाइन करो। के किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा Ze E स्क्वायर। ये E पॉजिटिव और नेगेटिव, ये E पॉजिटिव और नेगेटिव, मैथ वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है,
कि दोनों को हम सम अप करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, ये सिर्फ चार्ज को शो कर रहा है कि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, ठीक है। बाकी ये सिंपली ई है, ये भी ई ये भी ई, मल्टीप्लाई करोगे ई स्क्वायर आ जाएगा ओवर आर स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे के किसके इक्वल है बेटे, जो के है ये इक्वल है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई का भी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटे, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट है। परमिटिविटी कांस्टेंट इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस है मेरे पास, एक Q1 है एक Q2। अगर इनके दरमियान मैं वाटर रख देता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और होगी, इनके दरमियान एयर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और होगी, ठीक है। इनके दरमियान में कोई लकड़ी का टुकड़ा रख देता हूँ तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और होगी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट जो अलो करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो मीडियम का इफेक्ट होता है कि इन दो चार्जेस के दरमियान आपने कौन सा मीडियम यूज किया, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.84, 8.84। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, पर जूल पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो के की वैल्यू पुट करते हैं हम इस क्वेश्चन में, किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो कंबाइन करें, आपके पास एफ ई आ गया जी ई स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आ गई। इसे आप बोलो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट यहां पे बेटे नोट करने वाली बात यह है कि यहां पे एक ही फोर्स नहीं होगी। अच्छा फॉर एग्जांपल यहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती तो क्या होता कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता रहता है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके चिपट जाता है, ऐसी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अकेली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। हमने पढ़ा था ना कि बोहर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में मूव करता रहता है, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में मूव करता रहता है। अब खास ऑर्बिट में यहाँ पे कब रहेगा, ये अट्रैक्शन तो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, यहाँ पे कब रहेगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ खींच रही है, यहाँ पे अपनी जगह पे उस वक्त रहेगा जब कोई और फोर्स भी होगी जो इसको ऊपर की तरफ खींचे रखेगी, और वो इक्वल होनी चाहिए। जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जितनी फोर्स है ये नीचे को खींचे, उतनी फोर्स है ये ऊपर को खींच के रखे, तो ये अपनी जगह अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। इसका मतलब डेफिनेटली फिर कोई दूसरी फोर्स यहाँ पे मौजूद होगी, और वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स होगी FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जितनी फोर्स से न्यूक्लियस इसको नीचे की तरफ खींच रहा है उतनी ही फोर्स इसके ऑपोजिट भी लग रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मौजूद है। तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है बेटे mv² ओवर आर के इक्वल, mv² ओवर आर। अब मैंने कहा कि दोनों फोर्सेस क्या इक्वल हैं, FC किसके इक्वल है, FE के इक्वल, FC किसके इक्वल है, FE के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं, FC mv² ओवर आर, FC की वैल्यू पुट कर दी। FE किसके इक्वल है, FE इक्वल है GE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, हमें चाहिए क्या, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, रेडियस इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा रेडियस, इट इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे जाएंगे तो डिवाइड होंगे, क्या आ जाएगा GE² एज इट इज आ जाएगा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये mv² इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा जी।
ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वी स्क्वायर जी जो है कांस्टेंट है, आसानी के साथ वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ई की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है। अगर मुश्किल है ना तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालना मुश्किल है। इसका मतलब अगर हम रेडियस आसान फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करना चाहते हैं ना तो इसी फार्मूले को इस तरह से मॉडिफाई करना होगा कि वेलोसिटी यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम वेलोसिटी की जगह कोई और चीज़ पुट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो, आप देख रहे हो कि जो आर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और अगर रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला कम होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हो गया कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा यानी कि रेडियस कम होगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये होगी पॉइंट जी। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। रेडियस आपके पास आ गया जी। अब हमने कहा कि हमने v की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, चूँकि वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर हम इसी फॉर्मूले में कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं कि v की जगह कोई और चीज़ आ जाए। आपने पढ़ा हुआ है बोहर का पास्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक आपने पढ़ा था उसका पास्टुलेट कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एन एच ओवर 2 पाई के इक्वल। यहाँ से v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू निकालो, v किसके इक्वल आएगा, v इक्वल आएगा आपके पास एन एच ओवर 2 पाई। ये m और r इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाएंगे तो डिवाइड होंगे। ठीक है, ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। इसी का स्क्वायर लो, दोनों तरफ स्क्वायर लो यानी कि वी स्क्वायर, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है ना तो वी स्क्वायर बना लो, किसकी इक्वल आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, वी की, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वी स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 कह लो, वी स्क्वायर की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो आर किसकी इक्वल आएगा, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से देखना है आपने 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद m से ये m का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी देखते हैं जी क्या रहता है। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर जाके, जी ई स्क्वायर, देखो जी ई स्क्वायर ऐसे ही। अब नीचे क्या रह गया, पाई एम और आर स्क्वायर, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया जी 4 भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया है, और एप्सिलॉन नॉट के बाद आपके पास रह गया है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर रह गया, एप्सिलॉन नॉट के बाद आपके पास क्या रह गया, एन स्क्वायर, और आपके पास क्या रह गया, एच स्क्वायर रह गया। ठीक है, ये आ गया। तो आर किसके इक्वल आया, जी ई स्क्वायर पाई एम आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस आर के साथ कट हो जाएगा। हमने आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। अब आर जो है ये इसी साइड पे रहने दो, आर इसी साइड पे रहने दो, ये बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाओ। जब ये बाकी सारी चीज़ें आप उधर लेके जाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट
ये बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये चीज़ें इधर आगे डिवाइड होंगी, जब ये चीज़ें डिवाइड होंगी क्या आ जाएगा, जी ई स्क्वायर पाई एम, आर इधर ही रहा, बाकी ये उधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, आर की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटे, अब ये आपके पास आ गया रेडियस, फाइनल इक्वेशन हमारी बन गई। पहला क्वेश्चन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, के रेडियस आपने कैसे डिराइव करने हैं, ठीक है। अब आपने बात किसकी की थी, हाइड्रोजन एटम की। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, जी की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1, z के प्रोटॉन नंबर, कितने प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, ये एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, z की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखते हैं। जब आपने z की वैल्यू 1 पुट की तो r आपके पास आ गया किसके इक्वल, r आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर, z की जगह आपने 1 पुट किया था तो बाकी आपके पास रह गया था पाई एम ई स्क्वायर, ये आपके पास रह गया था। अब एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, एम की वैल्यू भी हमें पता है, ई की वैल्यू भी हमें पता है, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन 1 भी हो सकता है, एन 2 भी हो सकता है, एन 3 भी हो सकता है, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। अच्छा यहां से आप देखो, अब आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के, नंबर ऑफ ऑर्बिट के, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर पहला ऑर्बिट होगा रेडियस कम, ऑर्बिट नंबर बढ़ाओ, दूसरा ऑर्बिट रेडियस बढ़ जाएगा, तीसरा ऑर्बिट रेडियस और बढ़ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर आप पहला ऑर्बिट लेते हो तो एन की वैल्यू 1, दूसरा ऑर्बिट लेते हो तो रेडियस कितना बढ़ेगा 2, इसकी पावर 2 4 टाइम। जब आप दूसरा ऑर्बिट लोगे तो रेडियस 4 गुना बढ़ेगा, तीसरा ऑर्बिट लोगे 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, जब आप तीसरा ऑर्बिट लोगे तो रेडियस कितना बढ़ेगा 9 टाइम बढ़ेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हमें पता है। जब हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली, इस सारे फैक्टर की जब हमने एन स्क्वायर के अलावा इस सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब हमने पुट की तो हमें आंसर कितना आया, आंसर हमारे पास आया 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, इतनी चीज़ की वैल्यू एन स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, एन स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो आर किसके इक्वल आया, 10⁻⁻10 किसके इक्वल होता है 0.529, 10⁻⁻10 किसके इक्वल होता है एंगस्ट्रॉम के इक्वल, ए नॉट, और ये एन स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था ये वाला, अब ये भी आगे मजीद इसको हमने एक्सप्लेन किया तो ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले की मदद से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, पहले ऑर्बिट का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। चलें जी, पहले का, जब पहले ऑर्बिट का, यहाँ पे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब आप पहले ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करोगे तो एन की जगह 1 पुट कर दोगे, जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे क्या आएगा, आर किसके इक्वल आएगा, जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो आर इक्वल आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन की जगह 1 इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.529 इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जब n की जगह आपने 2 पुट किया, n की जगह जब आपने 2 पुट किया यहाँ पे तो आपके पास वैल्यू आई कितनी 2.11 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह n की जगह यहाँ पे जब आपने 3 पुट किया, जब आपने n की जगह 3 पुट किया तो r की वैल्यू कितनी आई 4.75 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह जब n की जगह आपने 4 पुट किया, n की जगह आपने 4 पुट किया तो रेडियस आपके पास कितना आया, n की जगह 4 पुट किया तो रेडियस आपके पास आया 8.4 एंगस्ट्रॉम।
ये वैल्यूज आई आप, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से आप पहले ऑर्बिट का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, इसी तरह nth ऑर्बिट का रेडियस, जहां तक मर्जी आप रेडियस अब फाइंड आउट करते जाओ, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, इसको R1 कह लो, इसको R2, इसको R3, इसको R4, डिफरेंस निकालते हैं R2 से R1 का, R2 माइनस R1, इसका इससे डिफरेंस निकाल लो तो ये कम होगा। 3 से 2 का डिस्टेंस निकालो, ये ज़्यादा होगा। R3, इसको माइनस करके देख लो, R3 माइनस R2, ये ज़्यादा होगा। 4 से 3 निकालो, ये और ज़्यादा होगा, R4 माइनस R3। इसका मतलब जैसे जैसे आप तो इससे आप फिर ये देख सकते हो कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहे हो, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते जाते हो, वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाता है। तो ये बेटे कैलकुलेशन हो गई हमारे पास रेडियस की, कि रेडियस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे एमसीक्यू हमने कर लिया था कि अगर आप पहले ऑर्बिट का, फॉर एग्जांपल ये रेडियस बनता है, दूसरे ऑर्बिट का होगा इसका 4 गुना, तीसरे ऑर्बिट का 9 गुना, चौथे ऑर्बिट का कितना होगा, चौथे ऑर्बिट का इसी तरह 16 गुना जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि स्क्वायर से 2 गुना बढ़ेगा। दूसरा ऑर्बिट लिया 4 गुना, तीसरा ऑर्बिट 9 गुना, चौथा ऑर्बिट जो है आप लोगे तो 16 गुना रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये बेटे हो गया हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कि आप रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस ऑर्बिट का रेडियस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो।